चलिए देखिए बच्चे, पीछे शांत रहिएगा, तब ना आपको आवाज सुनाएगा। आप लोग बैठ करके हल्ला कर रहे हो, खड़ा रहते तो एक बात था। देखिए कल हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। शुरू हुआ था कल आपका इतिहास, जिसमें हम आपको बताए थे कि यूरोप में राष्ट्रवाद की जो शुरुआत है वह तो पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था, लेकिन इसमें तीव्रता आई 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद। फ्रांस में क्रांति क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय जो फ्रांस का शासक था लुई 16वां, वह एक निरंकुश शासक था, बहुत ही प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसके कारण उस समय भ्रष्टाचार चरम पर था। भ्रष्टाचार का मतलब होता है बच्चे घूसखोरी, यानी जनता से जो टैक्स है वो ज़्यादा लेता था। दूसरा वहाँ पर जो है सामंतवादी व्यवस्था था। सामंतवादी व्यवस्था का मतलब होता है कि हर 5 गांव पर एगो सामंत चुन देता था, और वही सामंत 5 गांव से टैक्स तसीलता था और ले जाकर के राजा को देता था। तो सामंतवादी जो व्यवस्था होती है, तो सामंतवादी व्यवस्था में जो अमीर लोग होते हैं उनको मुनाफा होता है, समझ गए, और गरीब लोगों को परेशान किया जाता है। आज का आपका कल जो पढ़े थे उस पर आधारित जितने प्रश्न बन सकते हैं, जैसे पहला प्रश्न बन सकता है 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था। देखिए कह रहा है कि 1789 के जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ, उस फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था। तो उस फ्रांसीसी क्रांति का कारण था बच्चे, सामाजिक स्थिति अलग अलग थी, आर्थिक स्थिति अलग अलग थी। अमीर और अमीर हो रहे थे, गरीब और गरीब हो रहे थे, गरीबों को सताया जा रहा था। उसके बाद जो पादरी थे और जो कुलीन वर्ग थे, कुलीन वर्ग है ना, ये इनको श्रेष्ठ की दर्जा दिया गया था, एक प्रकार से कह सकते हो। यानी इनका जो महत्व है, इनका जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा था। तो इसलिए भी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ओके। इसके अलावा उस समय का जो शासक था लुई 16वां, यह एक निरंकुश शासक था, जिसके कारण फ्रांस में जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर था। उसके बाद कह सकते हो वहां पे सामंतवादी व्यवस्था था। ये सब कुल मिलाकर के कारण थे जिस कारण से फ्रांस में क्रांति हुआ था 1789 में। ये प्रश्न कई एक बार पूछा गया है। लाइट ऑन करो। ये प्रश्न जो है कितनी बार पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी उसके क्या कारण थे। देखो फ्रांस में 3 गो क्रांति हुआ था। फ्रांस में 3 क्रांति आपको पढ़ने हैं। एक पढ़ना है 1789 का क्रांति, एक पढ़ना है 1830 की क्रांति, एक पढ़ना है 1848 की क्रांति। आई तीनों के तीनों फ्रांस में ही हुआ था। ओके। धीरे धीरे जैसे जैसे समय आएगा हम डिटेल में बात करेंगे उस पर, लेकिन फिलहाल जो आप कल पढ़े वो जितना थ्योरी कल जो आप पढ़े उस पर आधारित जो प्रश्न बन रहे हैं वो हम आपको करा दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न यही बनेगा कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था। लिखिए। प्रश्न नोट करिए। आप लोगों का टेस्ट भी होने वाला है ना।
प्रश्न नोट किया जाए। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था? लिखिए। 1789 के 1789 के 1789 के फ्रांसीसी क्रांति 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक सामाजिक तथा आर्थिक भेदभाव था। उस समय फ्रांस का शासक लुई 16वां एक निरंकुश तथा घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। लुई 16वां एक निरंकुश तथा घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। घोर, देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है, घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसके कारण भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर था। जिसके कारण भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर था। भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर था। सामंतवादी व्यवस्था होने के कारण सामंतवादी व्यवस्था होने के कारण सामंतों तथा कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। सामंतों तथा कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी, लेकिन शेष लोग भूखमरी और बेरोजगारी से त्रस्त थे। जबकि शेष लोग, आप लोग ना बोले, हम खुदे 2 बार बोल रहे हैं, जबकि शेष लोग, शेष माने बाकी बचे लोग, जबकि शेष लोग भूखमरी और बेरोजगारी से त्रस्त थे। जबकि शेष लोग भूखमरी और बेरोजगारी से त्रस्त थे। बस देखिए, प्रश्न है 1789 के, अरे लड़का आप लोग बोलोगे तो क्लास कैसे होगा बच्चे? मुंह बंद रखिए ना, फिर मारे लगेंगे आपको हम।
1789 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था? इस कारण को आप 3-4 भाग में बांट सकते हो। फ्रांसीसी क्रांति का कारण था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भेदभाव। सुनिएगा नहीं तो याद नहीं होगा। आप लोग क्यों बात कर रहे हो? अच्छा ना लग रहा है? क्योंकि क्लास लाइव हो रहा है, खींच भरेगा तो बंद करके आपको पीटना शुरू कर देंगे। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का कारण था राजनीतिक भेदभाव। राजनीतिक भेदभाव कहने का मतलब, जो राजा था वो मंत्री किसको बनाता था? तो अपने चहेते लोगों को मंत्री बनाता था। समझ गए? वो मंत्री बनाए या कोई नौकरी दे तो उसमें वो अलग भेदभाव करता था। सामाजिक भेदभाव था, अमीर लोगों के प्रति राजा का झुकान ज्यादा रहता था, गरीबों को तो देखता ही नहीं था। आर्थिक भेदभाव था, अमीर और अमीर हो रहे थे, गरीब और गरीब हो रहे थे। तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भेदभाव था। उस समय जो वहां का शासक था लुई 16वां, वह एक निरंकुश और घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रतिक्रियावादी कहने का मतलब होता है बच्चे, जो किसी भी प्रकार के सुधार के खिलाफ हो। उसको अगर आप जाके सलाह भी दें कि सर राजा साहब, ये जो आप टैक्स लगाए हैं 12%, इसको कम करके 8% कर दीजिए, तो सुनने वाला नहीं है। घोर प्रतिक्रियावादी है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो एक निरंकुश और घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसके कारण भ्रष्टाचार चरम पर था। जब राजा ही चोर होगा तो उसके अंडर जो मंत्री होंगे वो चोर होंगे, अब उसके अंदर जो सिपाही होगा वो चोर होगा। यदि जिले का एसपी साहब जो हैं वही बढ़िया रहे, उनके ऊपर वाले जो पदाधिकारी हैं वो बढ़िया रहे, तो नीचे वाले भी बढ़िया ही रहेंगे। सारा डिपेंड करता है कि जो हाई कमान है वो किस तरह का है। तो चूंकि लुई 16वां एक निरंकुश शासक था, जिसके कारण वहां भ्रष्टाचार चरम पर थी और वहां पर सामंतवादी व्यवस्था था। ध्यान रखिएगा इस बात को। सामंतवादी व्यवस्था होने के कारण जो सामंत थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, कुलीन का मतलब जो धन संपत्ति वाले थे, उनकी स्थिति अच्छी थी। लेकिन इसके अलावा जो शेष लोग थे वे गरीबी, बेरोजगारी से त्रस्त थे। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न लिखिए। सत्रह के फ्रांसीसी क्रांति के बाद 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद मत लिखना। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, जब लुई 16वां को जनता ने कत्ल कर दिया, बढ़िया से सुनोगे, हिस्ट्री यही याद हो जाने वाली विषय वस्तु है। पंखा बंद कर दो, जो दोनों चल रहे हैं उसको बंद करिए, तो एक यहाँ स्विच होगा एक वहां होगा। चलिए सुनिए ध्यान से बच्चे। देखो, हिस्ट्री एक ऐसा चीज है ना जिसको रटा नहीं जाता। अगर आप अभी समझ लोगे तो यहीं के यहीं आपको याद हो जाएगा। 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ, जिसके बाद वहां का जो शासक था लुई 16वां, उसका जनता जो है उसको कत्ल कर देती है, राजा मर गया। तो उसके बाद क्या हुआ? नया संविधान बनेगा, क्योंकि पहले वाला सारा चीज समाप्त किया जाएगा। नया संविधान बनाया गया, सामंतवादी व्यवस्था समाप्त किया जाएगा, है ना? यही सब ना सुधार किए जाएंगे। सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिया जाएगा। आयात निर्यात जो शुल्क था उसको समाप्त किया गया। आयात निर्यात का मतलब समझो, ये मान लो कि फ्रांस है, तो फ्रांस में छोटे छोटे बहुत से राज्य थे। चिंता ना करें, भारत में भी है, 28 गो है भाई, बिहार है, यूपी है। तो फ्रांस में ये रूल था कि अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हैं सामान बेचने,
या घूमने बिहार से यूपी जा रहे हैं तो आप टैक्स दीजिए। एग्जाम्पल के लिए मान लो बोल रहे हैं 500 रुपया, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ गए 500 दीजिए आप, यहाँ वाला यहाँ आया तो उसको भी देना है। तो ये सब चीज गलत था कि नहीं था? जब हम अपने देश के अंदर ही घूमने के लिए टैक्स क्यों दें भाई? हम एक देश से दूसरे देश जाएंगे तब ना टैक्स देने की जरूरत है। हम अब बिहार से झारखंड में जा रहे हैं तो टैक्स देंगे। तो ये जो आयात निर्यात जो कर था वो समाप्त किया गया। अब जानते हो इसे क्या दिक्कत है? सुनना, से मान लो ये एक कलम है, ये कलम बेचने हम जा रहे हैं झारखंड में और इस कलम की कीमत है 10 रुपया। लेकिन जैसे ही अगर हम बिहार से झारखंड में जाएं, अब बिहार सरकार हमको कहे कि एक कलम पर 50 रुपया हम लेंगे, तब हमको देना पड़ा 50 रुपया टैक्स। तो अब हम इसको कै रुपया में जाके झारखंड में बेचेंगे? 60 रुपया में बेचेंगे ना जी। तो 10 रुपया वाला कलमिया वहाँ कै रुपया में मिल रहा है? 60 रुपया में। क्यों मिल रहा है? गवर्नमेंट के टैक्स के कारण। अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले तो फिर कै रुपया में मिलेगा? 10 रुपया में। तो टैक्स के कारण चीजें महंगी हो जाती है। आज पेट्रोल के दाम आप लोग इतना देख रहे हो, 105 रुपये लीटर। अगर इस पर गवर्नमेंट अपना टैक्स हटा दे तो आपको पता है कै रुपये लीटर हो जाएगा? मुश्किल से 60 से 65 रुपये लीटर। इतना टैक्स है। केंद्र सरकार लेती है से अलग और राज्य सरकार लेता है से अलग। दोनों लेता है, कम से कम हमको एक्यूरेट नॉलेज नहीं है, लेकिन कम से कम दोनों 25-25 रुपया ले लेता है। तो 25 दूनी 50 रुपया हो गया। तो 50 रुपया माइनस करोगे तब 50-60 रुपये लीटर हो जाएगा। लेकिन अब बात है कि सरकार चलानी है तो सरकार को पैसा कहाँ से आएगा? वो तो खैर अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ जो लगता था वो गलत था। फ्रांस के अंदर ही जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था। तो ये जो आयात निर्यात कर था उसको समाप्त किया गया था। लिखिए, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद निम्नलिखित कार्य किए गए। के फ्रांसीसी क्रांति के बाद निम्नलिखित कार्य किए गए। पहला लिखिए, नया संविधान बनाया गया। पॉइंट दे दे के लिखना। पहला, नया संविधान बनाया गया। पहला लिखिए, नया संविधान बनाया गया, है ना? क्योंकि पहले वाला जो कानून था वो गलत था, उससे जनता का क्या होता था? शोषण होता था। तो कानून को बदल दिया गया। दूसरा लिखिए, सभी को समान अधिकार दिया गया। 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 तीसरा, आयात निर्यात कर, आयात निर्यात कर, कर माने टैक्स, आयात निर्यात कर समाप्त किया गया। आयात निर्यात कर समाप्त किया गया। अगला, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। अगला, नेशनल असेंबली मतलब संसद, नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। संसद भवन है ना भारत में, उस तरह का नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। अगला, फ्रांस की भाषा क्या है? फ्रेंच। फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया।
फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। हो गया। चलिए बोर्ड पर देखिएगा। प्रश्न है कि 1789 का जो क्रांति हुआ, पीछे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, 1789 का जो क्रांति हुआ, उस क्रांति का क्या परिणाम हुआ, या फिर कह सकते हो उस क्रांति के बाद क्या सुधारात्मक कार्य किए गए। नया संविधान बनाया गया, सभी को समान अधिकार दिए गए, आयात निर्यात कर समाप्त किया गया, नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। जो पहले सामंतवादी व्यवस्था था, साइलेंट होके सुनिए, जो पहले सामंतवादी व्यवस्था था उस सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, आयात निर्यात कर समाप्त किया गया। इसमें कोई चीज ऐसा है जो ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। अरे जाने दो। सामंतवादी व्यवस्था को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, समझ गए। नेशनल असेंबली की स्थापना की गई, मतलब फ्रांस में जो संसद है, जैसे इंडिया का संसद है उस तरह के फ्रांस में संसद की व्यवस्था की गई। ओके, और भी कुछ कार्य होंगे, अरे सब ना लिखल जाए, कितना लिखोगे। चलिए अगला प्रश्न लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए, अरे बच्चा, एक प्रश्न जो पूछा था 1-2 साल पहले, लिखिए सामंतवाद क्या है। सामंतवाद क्या है, सामंतवाद क्या है। अब देखिए हम आपको समझा रहे हैं, पहले समझ लो फिर लिख लेना। देखिए सामंतवाद क्या होता है। जो लुई 16वां था, पीछे बच्चे, जो लुई 16वां था उसने एक ऐसा व्यवस्था कर रखा था कि जैसे मान लो ये गांव है, 5 गांव हो, 6 गांव हो, कई गो हो, इन गांवों पर एक आदमी को, मोटा मोटी समझ लो कि 5 गांव का उसको राजा बना देता था, कि 5 गांव का मालिक यही रहेगा, समझ गए। और ये करता क्या था कि सब गांव में जाता था और किसानों से टैक्स लेता था, और टैक्स ले करके ले आन करके राजा को दे देता था, समझ गए। तो अब आप खुद सोचो, जमीन तो किसान की थी, खेती किसान करते थे, लेकिन जब काट करके अनाज को खलिहान में जमा करते थे तो यूने से आता था। सिनेमा में देखे होंगे कभी आप, कोई ऐसा है ना, जो आया सब उठैले चल गया, कुछ थोड़ा बहुत दे दिया, खाए पिए भय एक आध बोरा, बाकी लेकर के गया। तो बताओ, तो इस व्यवस्था से जो जनता है वो खुश होगी कभी। जनता में तो अपने राजा के प्रति नाराजगी तो रहेगा ही रहेगा। आई बात समझ में। तो यही जो व्यवस्था है इसको कहते हैं सामंतवादी व्यवस्था, या इसी का एक और नाम है जमींदार। सुने होंगे आप जमींदार, जैसे कि निरंजनपुर के जो झाना बाबू थे वो जमींदार थे, समझ गए। निरंजनपुर के झाना बाबू क्या थे, जमींदार थे। उनको एक तहसील, एक क्षेत्र दिया हुआ था अंग्रेजों ने, जहां पर जो है उनका हुक्म चलता था, किसानों से टैक्स लेना, एवरीथिंग जो भी करना है वो अपना करते थे। तो जो सामंतवादी जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था यही था बच्चे, इसको समझें आप, कि 4-5 गांव पर एगो के हेड बना देता था, वही वहां पर गांव गांव घर घर घूमता था और वहां से टैक्स को कलेक्ट करता था, टैक्स कलेक्ट करके राजा के पास पहुंचा देता था। तो खुद सोचो ये क्या करता होगा, राजा को देना है 100 रुपया तो ये ने से लेता होगा 150 रुपया, 50 अपने रख लेता होगा। तो जनता का और ज्यादा शोषण हो रहा था, ऊपर से ही मनमाना करता होगा, तंग करता होगा। समझ में आ रही है बात। तो सामंतवादी व्यवस्था क्या था, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सामंतों को और जमींदारों को किसानों से ज्यादा अधिकार दिया गया था।
सामंत और किसान में तुलना करेंगे तो किसको अधिकार ज्यादा था? सामंत को। समझ में आई बात? लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। लिखिए, सामंतवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है, सामंतवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है, सामंतवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जिसमें सामंतों और जमींदारों को जिसमें सामंतों और जमींदारों को विशेषाधिकार दिए गए थे, जिसमें सामंतों और जमींदारों को विशेषाधिकार, अलग अलग लिख लो तो विशेष अधिकार दिए गए थे, विशेष अधिकार दिए गए थे। इन्हें किसानों से ज्यादा अधिकार थे। इन्हें किसान से इन्हें किसानों से ज्यादा अधिकार दिए गए थे। इन्हें किसानों से ज्यादा अधिकार दिए गए थे। नोट कर लिए? तो सामंतवाद क्या है, समझ में आया आपको? सामंतवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सामंतों और जमींदारों को विशेषाधिकार दिया गया, विशेष अधिकार दिया गया है, और इनका जो अधिकार है वो किसानों से ज्यादा है। अगला प्रश्न लिखिए। लिखो, मध्यम वर्ग किसे कहते हैं? लिखिए, मध्यम वर्ग किसे कहते हैं? मध्यम वर्ग किसे कहते हैं? मिडिल क्लास। हम लोग किस क्लास में आते हैं? मिडिल क्लास में आते हैं। हम लोग जितने बैठे हुए हैं हम लोग मिडिल से भी लोअर मिडिल हैं, है ना? मिडिल में भी लोअर मिडिल है। देखो, मिडिल क्लास किसे कहते हैं? अब 3 चीज होता है, अमीर, गरीब, और बीच में क्या होता है? मध्यम वर्ग। बाबू रे, अमीर वो है जिसके पास अरबों की संपत्ति हो, गरीब वो है जो दूसरे के यहाँ बनिहारी करता हो, ये जो मध्यम वर्ग है, अब इसमें भी आप 2 क्वालिटी हो गया, अपर मिडिल, लोअर मिडिल। समझिए, अपर मिडिल वो हो गया जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो, लोअर मिडिल हो गया बेचारा जो मुश्किल से लाख रुपया रख ले हो। इसीलिए कह रहे हैं कि हम लोग कौन मिडिल में आएंगे? लोअर मिडिल। आज की बात कर रहे हैं, लेकिन ये चैप्टर जो है मध्यम वर्ग, इसके अनुसार क्या होगा वो सुनो। समाज का वैसा वर्ग, हमारे समाज का वैसा वर्ग जो पैसे कहाँ से कमाता है? छोटे छोटे रोजगार से, छोटे छोटे व्यापार से अपने आमदनी करता है, उसे क्या कहा जाता है? मध्यम वर्ग कहा जाता है। बस छोटा सा इसका परिभाषा है, 2 नंबर में आपको पूछ सकता है लघु उत्तरीय कि मध्यम वर्ग किसे कहते हैं। तो समाज का वैसा वर्ग जो छोटे छोटे रोजगार या व्यापार करता है उसे हम क्या कहते हैं? मध्यम वर्ग कहते हैं। लिखिए उत्तर। समाज का ऐसा वर्ग, समाज का ऐसा वर्ग समाज का ऐसा वर्ग जो अपना जीवन निर्वहन जो अपना जीवन निर्वहन जो अपना जीवन निर्वाहन छोटे छोटे व्यापार छोटे छोटे व्यापार से करता है, छोटे छोटे व्यापार से करता है, उसे उसे
क्या कहते हैं, मध्यम वर्ग कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लिखिए, साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद क्या है? प्रश्न नोट किया जाए, साम्राज्यवाद क्या है? हिस्ट्री का बुक है कि नहीं के पास? देखिए बच्चे, ध्यान से सुनना, आप लोग चिंता ना करें, कल जहां तक पढ़ाए थे ना उसी के अंदर का हम आपको उत्तर लिखवा रहे हैं। उसके आगे फिर पढ़ाएंगे तब लिखवाएंगे, गाड़ी इसी तरह से चलेगी। सुनिए, साम्राज्यवाद क्या है? अरे लड़का, जैसे अभी आप देख रहे होंगे, अरे लड़का, कल जब हम आपको बताए थे कि नेपोलियन जब 1804 में फ्रांस का राजा बना, नेपोलियन 1804 में जब फ्रांस का राजा बना, तो वह जो है फ्रांस से निकल करके बाहर के प्रदेशों पर भी आक्रमण किया। जैसे कि इटली के कुछ प्रदेशों को जीत लिया, उसके बाद जो है जर्मनी के कुछ प्रदेशों को जीत लिया, उसके बाद वह रूस पर आक्रमण किया था जहां वो बंदी बनाया गया था। तो जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लेता है, यानी अपनी सीमाओं को बढ़ाता है, जैसे अभी आप देख लो, रूस अभी आक्रमण किए हुए यूक्रेन पर, अभी आज के डेट की बात मैं आपको बता रहा हूँ। रूस और यूक्रेन में 2 साल से युद्ध चल रहा है। यूक्रेन का आधा हिस्सा लगभग रूस पकड़ लिया है, आधे हिस्से पर उसका कब्जा हो चुका है, समझ गए? जैसे चाइना भारत पर आक्रमण किया था तो तिब्बत ले लिया, तिब्बत हमारे यहाँ था, वो लेकर के चला गया, हिमालय के कुछ क्षेत्रों को ले लिया। तो जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर आक्रमण करके अपनी सीमा को बढ़ाता है, मतलब उस पर कब्जा कर लेता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद कहते हैं। आ रही बात समझ में? समझ में आया साम्राज्यवाद क्या है? जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर अपना प्रभुत्व कायम कर लेता है, उसे अपना गुलाम बना लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है, उसे अपना में मिला लेता है, जो कहना है कहो, उसे हम क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद कहते हैं। लिखिए लिखिए, जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर आक्रमण करके अपना अधिकार कर लेता है, तो इसे साम्राज्यवाद कहते हैं। हो गया, अगला प्रश्न लिखिए। देखो, राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का क्या योगदान है? राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का क्या योगदान है? राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का क्या योगदान है? देखिए बाबू रे, 1789 में जब लुई 16वां
की हत्या हो जाती है फ्रांस में, उस समय ध्यान से सुनिएगा, उस समय नेपोलियन जो था वो सेनापति था, समझ गए। नेपोलियन जो है उस समय के एक महानतम सेनापति में उसकी गिनती की जाती थी, जिसके कारण फ्रांस में बहुत से ऐसे लोग थे जो नेपोलियन से प्रभावित थे। नेपोलियन को एक अच्छा इंसान माना जाता था। ऐसे बहुत से बच्चे आप देखोगे कि कुछ दिनों के पहले की बात है, कुछ दिनों पहले की बात है कि कुर्था के तरफ एक दरोगा जी थे। वो दरोगा जी अपने पद से इस्तीफा दे करके और वहां से इलेक्शन लड़ गए थे विधायक का, और जीत भी गए थे। सोचो, दरोगा थे वो, कैसे हमारे परासी थाना के दरोगा जी हैं, उस तरह से वहाँ दरोगा थे वो। आज जनता के बीच इतना फेमस हो गए अपने अच्छे काम के वजह से कि दरोगा के पोस्ट को रिजाइन कर दिया उन्होंने, इलेक्शन लड़ गए, जीत गए, निर्दलीय, किसी पार्टी से नहीं, किसी पार्टी से नहीं। तो बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जो प्रशासनिक सेवा में होते हुए भी जनता के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं, क्योंकि ईमानदार हैं, दयालु हैं, लोगों को तंग नहीं करते, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो वैसे लोगों को जनता क्यों नहीं पसंद करेगी। तो नेपोलियन, ध्यान समझिएगा, नेपोलियन जो था वो सेनापति था, लेकिन वहां जनता में उसका बहुत ही डिमांड था, कहो बड़ा लोकप्रिय था वो। तो जब लुई 16वां का हत्या हो गया तो नेपोलियन को लगा कि भाई हम अब राजा बन सकते हैं, और वहां से वो राजनीति में प्रवेश किया, समझ गए, अपना पद को त्याग दिया, राजनीति में प्रवेश किया, और उसके बाद 1804 में राजा बन गया। तो राजा बनने के बाद उसने क्या क्या किया, है ना बच्चे, राजा बनने के बाद उसने क्या क्या किया जिसके कारण राष्ट्रवाद की भावना अगल बगल के देशों में बढ़ने लगी। ध्यान से सुनना, अरे बच्चा, तुम्हारे स्कूल में या तुम्हारे गांव में कोई एक ऐसा घर हो जिसके घर में कोई एक ऐसा बेटा जन्म ले जो अपने कुल का नाम रोशन करे, तो अगल बगल वाले क्या कहते हैं कि बेटा हो तो उसने हो, उसने को बेटा हमरो रहता, आदमी कहता है ना जी। तो नेपोलियन जब फ्रांस का राजा बना तो उसने ऐसा कौन कौन सा काम किया जिसके कारण इटली के लोग, जर्मनी के लोग, ऑस्ट्रिया के लोग, हंगरी के लोग, ये सब वहाँ के जनता देखकर खुश थे कि अरे वाह, हम भी राष्ट्रवाद करेंगे ताकि हमारे यहाँ भी अच्छा राजा बने। तो नेपोलियन ने क्या क्या किया था, नेपोलियन ने वही जो आप पीछे पढ़े थे आप, कुछ सामंतवादी व्यवस्था को उसने समाप्त किया, जो लुई 16वां के समय सामंतवादी व्यवस्था था। विशेषाधिकार समाप्त किया, कुछ लोगों को विशेष अधिकार था, भारत में नहीं है विशेष अधिकार, मुख्यमंत्री जब भी रोड से गुजरेंगे तो भैया रोड साफ रखो, कोई रोड पर आएगा जाएगा नहीं, प्रोटोकॉल है ना, प्रधानमंत्री आएंगे मत शर्मा अगर पूजा करने तो कतनो भीड़ हो हटिए, पहले वो जाएंगे पूजा करके निकलेंगे, 5 मिनट भी वहाँ नहीं रुक सकते। तो ये विशेषाधिकार नहीं है। आप हॉस्पिटल में तू है, अब पहुँच गए एमपी साहब, एमपी साहब कहेंगे कि देखिए हमारे कमर में दर्द होल है, हाथ में दर्द होल है, तो तुरंत डॉक्टर आएगा, पहले उनको चेक करेगा, तो उनको विशेषाधिकार है। तो बड़े बड़े लोगों को जो विशेषाधिकार मिला हुआ था, उस विशेषाधिकार को नेपोलियन ने क्या किया, समाप्त किया। कहा कि कोई विशेषाधिकार नहीं, सबको समान अधिकार रहेगा। शिक्षा में सुधार किया गया, सामंतवादी व्यवस्था समाप्त की गई, कुछ जो टैक्स थे उन टैक्सों को कम किया गया, या बेकार के जो टैक्स थे उन्हें क्या किया गया, समाप्त किया गया। संचार व्यवस्था अच्छा किया गया, संचार मतलब कम्युनिकेशन, है ना, एक जगह से दूसरे जगह कोई मैसेज पहुंचाना हो, बात पहुंचाना हो, प्रेस पर जो पहले पाबंदी था उसको समाप्त किया गया, भाषण, नुक्कड़ नाटक, ये सब चीज चालू किया गया। ओके, यानी नेपोलियन ने ऐसा ऐसा काम किया जिसको देख करके, सुन करके अगल बगल के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ गई। आई बात समझ में। तो इस तरह से नेपोलियन जो है राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया था। लिखिए उत्तर, लिखो, राष्ट्रवाद के प्रसार में, राष्ट्रवाद के प्रसार में
अखिलेश जी, राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का, एक मिनट, राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। उसके द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्य, उसके द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्य उसके द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्य उसके द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्य के कारण राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हुआ। राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हुआ। पहला लिखिए, विशेषाधिकार को समाप्त किया गया, विशेषाधिकार को समाप्त किया गया, विशेषाधिकार को समाप्त किया गया। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। शिक्षा में सुधार किया गया, शिक्षा में सुधार किया गया। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए गए, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए गए। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए गए। कै को लिखे हैं? और संचार व्यवस्था को अच्छा किया गया, संचार व्यवस्था को अच्छा किया गया, संचार व्यवस्था को अच्छा किया गया। लिखे, संचार व्यवस्था को अच्छा किया गया। आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता दूर करने की कोशिश की गई, आर्थिक असमानता दूर करने की कोशिश की गई। आर्थिक असमानता दूर करने की कोशिश की गई। एक बार आप लोग पढ़ के देखिए।